हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज के इस वीडियो में हम चैप्टर फर्स्ट जो है आपका फोर्स एंड प्रेशर उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द फॉलोइंग कि कांटेक्ट फोर्स और इन सबको डिफाइन करना है। तो देखिए बेटा कांटेक्ट फोर्स क्या होता है। कांटेक्ट फोर्स वो होता है जब हमारा जो एजेंट और जो ऑब्जेक्ट होता है उसके बीच में एक कांटेक्ट हो और फिर उस फोर्स का इफेक्ट देखा जाए। व्हेन देयर इज अ कांटेक्ट बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड एजेंट उसको हम कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। नेक्स्ट है बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स आपको बताया था कल कि वो फोर्स जिससे हमारी अर्थ आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। और बेटा ये जो फोर्स होता है ये मास की वजह से लगता है। इसमें दो ऑब्जेक्ट भी आपस में अट्रैक्ट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, लेकिन कल मैंने आपको बताया था अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच में, तो अर्थ भी तो एक ऑब्जेक्ट हो गई ना, और उसके पास मास भी है, तो आप ये भी लिख सकते हैं और कल वाला भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा मैग्नेटिक फोर्स। देखो मैग्नेटिक फोर्स वो होता है जो पोल ऑफ मैग्नेट्स के बीच में लगता है। ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। नेक्स्ट है बेटा प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। जो फोर्स पर यूनिट एरिया पे एक्ट करे उसको हम प्रेशर कह देते हैं। नेक्स्ट देखिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द 3 कॉन्टैक्ट एंड 3 नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। 3 कॉन्टैक्ट और 3 नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जाम्पल। तो मस्कुलर फोर्स आपको पता है जो आपकी मसल्स की वजह से लगता है, लेकिन देखो जब मसल्स का आप इस्तेमाल करेंगे, आप अपने हाथों का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें कॉन्टैक्ट बनाना पड़ेगा। फ्रिक्शन जो होता है वो सिर्फ तभी लगता है बेटा जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे के कांटेक्ट में हो। और टेंशन इन स्ट्रिंग, ये समझिए ये आपके लिए नया वर्ड होगा। जो आपका धागा होता है ना बेटा, उस धागे को अगर आप खींच देते हैं तो उसमें एक तनाव सा आ जाता है, उसमें खिंच, वो थोड़ा धागा एक तो लूज धागा होता है और एक थोड़ा खिंचा हुआ होता है। जो खिंचा हुआ धागा होता है ना उसी को टेंशन इन स्ट्रिंग बोल देते हैं। और 3 नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बेटा जो मैग्नेट्स के बीच में लगता है मैग्नेटिक फोर्स, 2 ऑब्जेक्ट या अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, ये तीनों ही नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा आपके पास क्वेश्चन है कि give 2 example of each situation in which you push or pull to change the state of motion of object। ये कहता है आपको ऐसे 2 एग्जाम्पल बताने हैं जिसमें आपको या तो पुश करना पड़े या आपको पुल करना पड़े ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करने के लिए। स्टेट को चेंज करना होता है मतलब कि या तो मोशन से रेस्ट में लाना या रेस्ट से मोशन में आना। तो फर्स्ट है टू ओपन द डोर एंड वी हैव टू पुल इट। अगर आप डोर को ओपन करना चाहते हैं तो हमें उसको पुल करना पड़ेगा। टू ओपन द लिड ऑफ ए बॉक्स। लिड ऑफ ए बॉक्स मतलब जो आपके बॉक्स का ढक्कन होता है उसको अगर आप खोलना चाहते हैं, ढक्कन खोलना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको उस ढक्कन को खींचना पड़ेगा। कहता है टू मूव ए हैवी बॉक्स। अगर कोई बड़ा बक्सा है, बड़ा बॉक्स है, हैवी मतलब भारी, उसको अगर आप चलाना चाहते हैं, मूव करवाना चाहते हैं, तो आपको उसको पुश करना पड़ेगा, धक्का मारना पड़ेगा। नेक्स्ट है टू मूव ए फुटबॉल वी हैव टू पुश इट। जैसे हम किक करते हैं ना बेटा, वो पुश का ही एग्जाम्पल है कि अगर एक फुटबॉल है, अगर आप इसको ऐसे पेंसिल हो गई, अगर आप इसको चलाना चाहते हैं तो मैंने क्या किया, इसको ऐसे पुश कर दिया तो ये आगे बढ़ गई। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास क्वेश्चन एक्सप्लेन द डिफरेंट इफेक्ट ऑफ फोर्स। कि कहता है कि फोर्स के क्या क्या इफेक्ट होते हैं अलग अलग तरीके, उनको बताना है बेटा। तो कहता है ए फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। एक जो हमारा फोर्स होता है वो स्टेट को चेंज कर देता है। स्टेट ऑफ मोशन मतलब जो चीज़ रेस्ट में उसको मोशन में ला देता है, मोशन वाले को रेस्ट में ला सकता है। ए फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। जैसे मान लीजिए ये ऐसे ये जो पेंसिल है, अगर इसको मान लो कोई सामने से धक्का मारता है, ऐसे आ रही है, दोबारा इस साइड मार देगा तो इस साइड चली जाएगी आपकी। जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं बेटा तो बॉल सामने से आती है, फिर आप जैसे अपने बैट से मारते हैं उसको तो उसकी कहीं पे भी डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। तो बैट ने बॉल के ऊपर फोर्स लगाया और उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी। नेक्स्ट बेटा ए फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या कर सकता है, ऑब्जेक्ट की शेप को भी चेंज कर सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास, व्हाट हैपन इफ ए फोर्स इज अप्लाइड इन द सेम डायरेक्शन। ये कहता है कि क्या होगा अगर जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो सेम डायरेक्शन में करें। जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर मान लो पहले से ही फोर्स लग, मान लो ये पेंसिल है, इसके ऊपर पहले से ही फोर्स लगा रही है मेरी ये फिंगर, और मैं अपनी दूसरी फिंगर से भी इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाने लगूं तो क्या होगा। तो कहता है इफ वी अप्लाई फोर्स इन सेम डायरेक्शन देन द नेट इफेक्ट विल इंक्रीज एंड वर्क बिकम इजी। जैसे देखो, अगर मान लो ये तो हल्की सी पेंसिल है बेटा, जैसे मान लो भारी सामान होता है और आप मतलब मान लो उस भारी सामान को ऐसे धक्का मार के आगे लेके जा रहे हैं, आप अपने दोस्त या बहन भाई से बोलते हैं भाई मेरी हेल्प कर दो, तो वो कैसे हेल्प करता है, वो आपके साथ उसको धक्का मारने लग जाता है। दोनों मिला के उसको पुश करते हो और भी एक डायरेक्शन में पुश करते हो ना, तो वो जो वर्क होता है वो इजीली हो जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों की वजह से जो फोर्स लग रहा है ना बेटा वो ऐड अप हो जाता है, एक तरीके से उसका इफेक्ट जो है ना वो ऐड हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, ये कहता है एन इन्फ्लेटेड बलून when pressed against a wall after being rubbed with a piece of woolen cloth it was found that the balloon struck the wall। ये कहता है मान लो बेटा एक बलून है आपके पास, अगर पहले आप उसको एक वुलन क्लॉथ से रब कर दें, जैसे बलून है उसको आप ऐसे रब कर देते हैं वुलन क्लॉथ से, और फिर आप जो आपकी वॉल है उसके से प्रेस कर देते हैं, तो क्या होता है वो स्टिक कर जाता है। तो ये कहता है नेम the force that might be responsible for the attraction between balloon and wall। ये कहता है वो कौन सा फोर्स होगा जिससे क्या होता है दोनों अट्रैक्ट हो जाते हैं। मैं ना बेटा आपको इसका एक और एग्जांपल देना चाहूँगी। जैसे बहुत बार क्या होता है कि जो हमारी टीवी स्क्रीन होती है ना, उसके सामने अगर हम खड़े हों ऐसे, और विंटर्स के टाइम पे भी ऐसा होता है कि जो आपके मतलब ऐसे हाथ के जो हेयर्स होते हैं ना, हैंड के जो हेयर्स होते हैं वो उसकी तरफ ना थोड़े ऐसे चिपकने से लग जाते हैं। या दूसरा आपने तब फील किया होगा, तब आप सर्दी के टाइम में कपड़े चेंज करते हैं ना, तो आपकी जो स्वेटर निकालते हैं आप, और सपोज आपने हाफ स्लीव्स पहन रखा है, तो आपके जो हाथ के हेयर्स है ना वो भी स्टिक करने लग जाते हैं। ये सब कुछ बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से होता है। तो इसका भी आंसर यही है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अट्रैक्शन बिटवीन बलून एंड द वॉल। जो बलून और वॉल के बीच में एक अट्रैक्शन हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से हो रही है। नेक्स्ट आता है बेटा, राइट ए फ्यू कॉन्सिक्वेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कुछ नतीजे लिखिए। कॉन्सिक्वेंस मतलब परिणाम, नतीजे क्या होते हैं, मतलब क्या एक तरीके से एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से क्या क्या चीज़ें हम ऑब्जर्व करते हैं। कहता है नोज ब्लीडिंग एट द हाई एल्टीट्यूड। बेटा अगर आप ऊंची जगह पे जाओगे ना तो आपकी जो नाक है वहाँ से ब्लीडिंग होने लग जाती है, जैसे नक्सीडी बोलते हैं जिसको हम। वो क्यों होता है बेटा? क्योंकि आपकी जो नोज है उसके अंदर आपकी जो आर्टरी वेन्स हैं उनके अंदर क्या हो रहा है बेटा, जो हमारा ब्लड फ्लो कर रहा है उसका एक प्रेशर होता है, ब्लड भी एक प्रेशर लगाता है, और बाहर क्या है एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा रही है, तो वो बैलेंस है बेटा। और जब आप हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं ना तो प्रेशर कम हो जाता है, बाहर का प्रेशर कम हो जाता है लेकिन ब्लड का प्रेशर तो उतना ही होता है। तो बहुत बार नोज ब्लीड करने लग जाता है, मतलब वहाँ से खून आने लग जाता है, क्योंकि अंदर का प्रेशर ज़्यादा होता है और बाहर का प्रेशर काफ़ी कम हो जाता है। नेक्स्ट है रबड़ शकर स्टिक टू द सरफेस। जो हमारा रबड़, जैसे वो रबड़ का आता है ना बेटा, वो ऐसे स्टिक कर जाता है बिल्कुल। क्यों? क्योंकि ऐसा होता है बेटा उसमें कि वो जब आप उसको ऐसा स्टिक करवाते हो ना तो उसके अंदर की एयर बाहर निकल जाती है। अंदर की तो एयर बाहर निकल गई तो अंदर तो कोई प्रेशर नहीं होता, और बाहर की साइड जो होता है ना वो बाहर की एयर उसके ऊपर प्रेशर लगा के रखती है और उसको रोक के रखती है। सक कोल्ड ड्रिंक फ्रॉम बॉटल, सक कोल्ड ड्रिंक्स फ्रॉम ए स्ट्रो। आप स्ट्रो से क्या करते हो? पहले देखिए, जब स्ट्रो को ऐसे मुंह में लेते हो और फिर ऐसे खींचते हो आप उसको, तो सबसे पहले तो आप क्या करते हो उस पाइप में ना, जैसे मान लो अगर ये मैं स्ट्रो बना दूं यहाँ पे, इस स्ट्रो में बेटा एयर होती है पहले से ऑलरेडी प्रेजेंट। सबसे पहले जब आप एक बार ऐसे खींचते हैं ना तो ये एयर बाहर निकल आती है, तो एयर बाहर आ गई तो ये खाली हो गया, तो इसका एयर प्रेशर खत्म हो गया। और देखो नीचे जिस लिक्विड में ये डूबी हुई है उस लिक्विड का भी प्रेशर है और बाहर से यहाँ पे एयर भी प्रेशर लगा रही है। तो कह लो कि
हमेशा चीज़ें हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर अपने आप फ्लो करने लग जाती हैं। इसका प्रेशर आपने ख़त्म कर दिया, यहाँ पे एयर का प्रेशर है, तो इसकी वजह से ये जो वाटर या जो भी लिक्विड है ये आपके इस स्ट्रॉ के अंदर से फ्लो करता हुआ आ जाता है। बेटा इन तीनों क्वेश्चंस में ही ये समझाया गया है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का क्या रोल है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में दोबारा देख लीजिए एक बार, नोज ब्लीडिंग हो जाती है हायर एल्टीट्यूड पे, क्योंकि वहाँ पे एयर प्रेशर कम हो जाता है और अंदर का प्रेशर ज़्यादा होता है ब्लड का, तो ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ हमारा ब्लड आना स्टार्ट कर देता है। सेम रबड़ शक्कर में इसमें बेटा अंदर की एयर तो निकल जाती है, तो अंदर तो प्रेशर नहीं है और बाहर प्रेशर है। अगर आप किसी चीज़ पे प्रेशर लगाएंगे वो चीज़ वहीं की वहीं रुक जाएगी। और सेम इसके अंदर होता है बेटा कि स्ट्रो की सारी एयर बाहर निकाल के आप प्रेशर खत्म कर देते हो, लेकिन जो बाकी की जगह बच रही है वहाँ पे प्रेशर है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, अब आपके बेटा ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर बच गए, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।